हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जनजातीय समुदाय के आर्थिक संगठनों की व्याख्या करें, या तो फिर यही क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है कि जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण करें। मतलब आप लोगों को कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए जनजातियों का आर्थिक के बारे में, तो आपको आंसर सेम लिखना है। ठीक है, अभी आंसर इजी कैसे वो मैं आपको बता दूँ। देखो, जनजातीय का मतलब आप लोग को समझ में आता है जो जंगलों झाड़ों में बसते हैं। ठीक है, जिनके एक अलग रीति रिवाज, अलग भाषा बोली, अलग पहनावा ओढ़ावा होता है। ठीक है, अब देखो वहाँ का आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है। आर्थिक मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। ठीक है, तो वो लोग अपना जीवन बसर कैसे करते होंगे। मतलब उन लोग, देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे माता पिता कोई भी काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं, हम लोग नौकरी करते हैं या तो गाड़ी चला करके किसी भी तरीका से पैसा इकट्ठा करते हैं। हम लोग जानवर वगैरह का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, उन लोगों को क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। जानवर हो गया, ठीक है, हम लोग बकरी का भी पालन पोषण करते हैं। आप लोग देखते होंगे कई कई लोग मुर्गियों का भी फार्म खोल के रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरीका से इंसान चाहता है कि मेरा क्या हो, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक उत्पन्न हो। आर्थिक मतलब होता है पैसा। ठीक है, तो हर एक इंसान क्या करता है, कोई ना कोई कार्य करते रहता है, तो वो उसका एक आर्थिक चीज़ है। ठीक है, मतलब वो कोई भी अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको पैसा ही दे रहा है। भले एक्चुअल में वो आपको 10 रुपये 20 रुपये पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपका पैसा का ही काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप बाइक को छोड़ करके पैदल अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं जहाँ पे आप बाइक लेकर के जा सकते थे, लेकिन आप पैदल जा रहे हैं, तो वो भी एक आपका आर्थिक के अंदर ही आएगा। आप वहाँ पे पैसों बचाने का कार्य किए हैं। ठीक है, तो जनजातीय समुदाय में हम लोग देखेंगे आर्थिक वर्गीकरण, कि जनजातीय समुदाय में आर्थिक वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता था। तो वहाँ के लोग पशुपालन भी करके अपना जीवन बसर करते थे, पैसा कमाते थे। कुछ लोग वो क्या करते थे, बहुत सारी जड़ी बूटियों को ला करके शहरों में बेचते थे, वहाँ से वो लोग पैसा कमाते थे। कुछ कलाकारी वाले भी लोग थे जो डिजाइन के सामानें बनाते थे, उससे भी पैसा कमाते थे। तो कहने का मतलब ये हो गया ना कि जनजातीय समुदाय में आर्थिक संगठनों की व्याख्या करें, या तो जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण, कि जो जनजाति के लोग थे वो आर्थिक के लिए यानी पैसों के लिए किन किन चीज़ों का काम करते थे, उसके आधार पर हमें वर्गीकरण बांट करके बताना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो यानी कि उन लोगों का भरण पोषण कैसे होता था। ठीक है, देखो भारत के जनजातीय समुदाय की आर्थिक व्यवस्था एक संगठित विश्व के अन्य समुदाय के समान है। मतलब देखो भारत के जितने सारे जनजातीय समुदाय हैं ना, उनकी आर्थिक व्यवस्था विश्व के सभी समुदायों के समान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही ऐसा पाया जाता है, हर एक विश्व में जहाँ भी जनजातियों के संगठन पाया जाता है, सेम उसी प्रकार से हमारा भारत में भी पाया जाता है। उनकी अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी है। उनकी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं से पूर्ति होती है। इसमें सीधा उत्पन्न और उपभोग की बात होती है। देखो जनजातियों में क्या होता है, सीधा उत्पन्न और उपभोग की बात होती है। मतलब उन लोगों को कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, सीधा वो लोग कोई भी चीज़ों को उत्पन्न करते हैं, लाते हैं किसी तरीक़ा से। ठीक है, और उसको सीधा सीधे वो उपभोग कर लेते हैं, मतलब खा जाते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। उसको कोई मतलब नहीं होता है कि हमको ये करना है वो करना है, सीधा वो बनाते हैं और खाते हैं, बस ये समझो। जनजातियों की अर्थव्यवस्था में एक विशेष बात, जब तक उनका आधुनिक संपर्क नहीं हुआ था वे बिना किसी मुद्रा व्यवस्था के अपना काम चलाते थे। देखो अभी थोड़ा सा बहुत सारे जनजातियों लोगों के अंदर जागरूक हुआ है, तो लोग शहरों में भी बसे हुए हैं, अंदर से जड़ी बूटी ला करके शहरों में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन अभी तो आधुनिक व्यवस्था हो गया ना, आधुनिक संपर्क हो गया, यानी कि अभी मॉडर्न जमाना में वो लोग ऐसा कर पाए। लेकिन पहले क्या होता था ना, उन लोग पैसों के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, अपना सामान ढूंढते थे, खाते थे, पीते थे, तो फिर अपना सामान के बदले दूसरों को अपना सामान देते थे और उसके बदले दूसरा कुछ लेते थे, अदला बदली करते थे। लेकिन पैसों का हाल वो लोग नहीं जानते थे कि पैसा कैसे कमाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के समय में वो लोग पैसा कमाने के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखे हैं कि मुद्रा व्यवस्था को कैसे अपना काम चलाते थे। ठीक है, यानी कि मुद्रा कैसे कमाना उसके बारे में अभी उन लोगों को कुछ कुछ पता चला है। ठीक है, और वो लोग अपने सामान को बेच करके क्या करते हैं, मुद्रा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ आदिम जातियों जो अलग थलग है, बिना किसी मुद्रा के अपना काम चलाते हैं। अभी भी ऐसे जनजाति है जो कि अभी भी शहरों से अटैच नहीं हुए हैं, शहरों के पास नहीं आते हैं, अपने जंगलों में ही जीवन यापन करते हैं। तो उनको अभी मुद्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस वो अपना जीवन किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। तो बस यहाँ से मैंने ये आप लोग को ये माइंड नहीं करना है कि जो मैंने बताया वही लिखा। आप लोग जनजाति के बारे में जो भी अभी कुछ आप लोगों ने समझा, वो कुछ भी आप लोग अपने मर्जी से यहाँ पर डालना आप लोग को। ठीक है, ये नहीं कि जो मैंने बताया वही आप लोग डालो। ठीक है, अब देखते हैं जनजातियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से वो लोग अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो इन प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय जनजातियों को निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला, खाद जमा करने वाले और शिकारी। देखो बहुत सारे
जनजाति ऐसे भी है जो खाद जमा करते हैं। खाद मतलब खाने पीने की चीज़ों को जमा करते हैं, और शिकारी भी करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं और उसको दूसरों को देते हैं, या तो फिर खुद से खाते हैं, मतलब इस प्रकार से करते हैं वो लोग। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, खाद जमा करने वाले और शिकारी। देखो अभी भी कुछ जनजातियां जो पहाड़ों एवं घनों जंगलों में रहती है, इनको अपना आधार बनाई हुई है, किसको, खाद जमा करने का और शिकारी करने का, इनको अपना ये आधार मानता है। ठीक है, अपना ये जिंदगी मानता है। ये क्या करता है, कंदमूल, हाथी का दांत, मधु, फल आदि जमा करते हैं, और छोटे जानवरों का शिकार भी करते हैं। मौका मिलने पर ये मछली भी मार लेते हैं। और इन जनजातियों का जीवन प्राकृतिक पर इतना निर्भर है कि वह प्राकृतिक से घुल मिल जाते हैं। प्राकृतिक मतलब जंगलों से, झाड़ों से ये घुल मिल जाता है, क्योंकि उन्हीं लोगों से इसको अपना खाद्य प्राप्त होता है और शिकार मिलता है ना। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर दूसरा की ओर। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर दूसरा में बताया गया झूम खेती। जो जनजातीय लोग होते हैं ना, जो जंगलों में बसते हैं लोग, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब करने का मतलब ये हो गया कि एक जगह वो लोग खेती किए, ठीक है, फसल उगा, फिर दोबारा फसल उगाएं, 3 बार फसल उगाएं, लेकिन अब देख रहे हैं कि इस खेती में बार बार फसल उगाना अच्छा फसल नहीं हो रहा है, तो उस खेती को लोग छोड़ देते थे, फिर आगे कहीं खेती कर लेते थे। कहीं जंगल को काट देते थे 4-5 पेड़ों को, और वहाँ एक खेत बना देते थे, और उसमें उसका जो पत्ता होता था, सूखा वगैरह जो गिरता था पेड़ का, लकड़ी उकड़ी, उसको जला देते थे, फिर उसका राख बनता था, फिर खेती उपजाऊ होता था, फिर वहाँ खेती कर लेते थे, फिर उसको छोड़ देते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि जंगलों में ये लोग खेती करते थे, इनको कोई रोकने वाला नहीं था। इनको क्या पता कि हम पेड़ों को काट करके कितना नुकसान कर रहे हैं, चाहे तो हम लोगों को अलग अलग खेती करने से कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को कुछ ऐसा मतलब नहीं था, बस अपना फायदा देखते थे। इसी को बोलते हैं झूम खेती, मतलब अलग अलग जगह में जाकर के खेती करना। ठीक है, देखो एक आदिम प्रकार की कृषि है ये जो झूम खेती है ना, वो एक आदिम प्रकार की कृषि, बहुत पुराना है ये, जिसमें पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है। जब तक मिट्टी में उर्वरता यानी कि मिट्टी का क्षमता रहती है, तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। अगर इसका क्षमता घट जाता है तो इसको परती छोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद अन्य जगह वनस्पतियों को जलाकर, यानी पेड़ पौधों को जलाकर कृषि के लिए नई भूमि तैयार किया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, मतलब स्थानांतरित मतलब चेंज होने वाला कृषि। ठीक है, क्योंकि इसमें समय समय पर कृषि के लिए जगह बदलती रहती है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों में भी जाकर के खेती करते हैं और अपना जीवन पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, पशु का पालन भी करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से भी अपना जीवन क्या करते हैं, यापन करते हैं। ठीक है, पशुपालन जनजातियों में आम है, जो उसे ही अपने जीविका का मुख्य आधार बनाते हैं। भारत की पशुपालन जनजातियां सामान्यतः एक ही स्थल पर अस्थायी रूप से निवास करती है। मौसम की मार से बचने के लिए यह स्थान भी बदलते हैं। पहाड़ों की ऐसे जनजातियां सर्दियों में मैदानी इलाकों में भी ढोर के साथ आती है। अब इनमें अस्थायी जीवन जीने की प्रवृत्ति बढ़ी। देखो पशुपालन भी ये लोग करते हैं, तो ये लोग बार बार इधर उधर नहीं भटकते जाते हैं। लगभग ये लोग एक जगह रह करके खेती बाड़ी करना पशुपालन करना अच्छा समझते हैं। ठीक है, जहाँ पे देखते हैं कि हमें पशुपालन के लिए ये अच्छा व्यवस्था है, यहाँ पे चारा बढ़िया है, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है तो पहाड़ी इलाकों में आ जाते हैं, गर्मी का मौसम है तो ये चल जाते हैं सब, ये जंगलों झाड़ों में चल जाते हैं। इस प्रकार से करके पशुपालन करते हैं और अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। चौथा है शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब होता है आर्टिसियन, जैसे जिसको हम लोग अपने भाषा में लोहार बोलते हैं, या तो फिर हम लोग बोलते हैं आर्टिसियन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसके अंदर कुछ कला है बनाने का। ठीक है, तो इस प्रकार से भी वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो कुछ डिजाइन वगैरह बना करके जीवन व्यतीत करते हैं। क्या अभी नहीं किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। वह जो हाथों से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर तैयार करता हो उसे शिल्पकार कहते हैं। ठीक है, भारत की अनेक जनजातियों शिल्प का कार्य करती है, परंतु शायद ही कोई जनजाति केवल शिल्प पर ही अपना जीवन निर्वाह करती है। मतलब देखो ऐसा बात भी नहीं था कि वहाँ का जनजाति लोग सिर्फ शिल्प पर ही आधारित था और डिजाइन वगैरह बना करके ही अपना जीवन यापन करता था, नहीं, सिर्फ इसी से उसका जीवन निर्वाह होना मुश्किल था। ठीक है, इसके अलावा और भी दूसरा इसका तीसरा चौथा काम करना पड़ता था, बस एक ही काम सिर्फ शिल्प पर ही आधारित होना ऐसा नहीं था। यह जनजातीय लोहे के उपकरण और औजार बनाते थे, परंतु इनके तकनीक जो थे ना वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। भले ही उपकरण बनाते थे और औजार बनाते तो लोहा का, लेकिन इसका जो टेक्नोलॉजी था ना वो बहुत ही पीछे था। ठीक है,
5वां है औद्योगिक मजदूर। ये उद्योगों में भी जाकर के मजदूरी का काम करते थे, ठीक है। जनजातियों द्वारा औद्योगिक मजदूर का काम करना एक नई आर्थिक गतिविधि है। आज़ादी के बाद अधिकतर जनजातीय बहुल क्षेत्रों में खान और उद्योग खुले हैं। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद बहुत सारे क्षेत्र में खान और उद्योग मतलब ये काल कारखाना उद्योग खुले हुए हैं, जहाँ उद्योगों में जनजातीय मजदूरों की संख्या भी बढ़ी है और ये लोग जाकर के अपना जीवन यापन किए हैं। छठा है बाजार और विनिमय। बाजार और विनिमय का कहने का मतलब हो गया ये लोग जाकर के बाजारों में सामान को बेचते हैं और उसके बदले दूसरा सामान खरीदते हैं। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज करना। तो बाजार में जाते हैं, जो इसके पास उपलब्ध है वो बेचते हैं और जो उसको ज़रूरत है वो खरीदते हैं। तो कुछ खास जमा करने वाले और शिकारी जनजातियों को छोड़ करके ये सभी जनजातियों में बाजार के आधार पर विनिमय की व्यवस्था होती है, ठीक है। विनिमय मतलब एक बदला बदली की व्यवस्था। पहले इनमें सिर्फ वस्तु विनिमय होता था। पहले इन लोगों में वस्तुओं का विनिमय होता था, मतलब एक वस्तु देते थे दूसरा वस्तु लेते थे, लेकिन पैसों के बारे में नहीं जानते थे मुद्रा क्या होती है, ठीक है। अब ये मुद्रा विनिमय ही अधिक प्रचलित है। अब ये मुद्रा विनिमय अधिक प्रचलित इसलिए क्योंकि अपना सामान बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, उससे वो दूसरा सामान फिर खरीदते हैं, मतलब मुद्रा इन लोगों के हाथ में आते हैं, ठीक है। इनके बाजार सप्ताह में लगते हैं, महीनों में लगते हैं, कभी कभी 6 महीनों पर भी लगते हैं और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा आंसर मेरा था, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट है सोशियोलॉजी का, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।